हाय, वेलकम टू कूल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग टेबल टेनिस गेम में फिजिक्स के जो हमारे लॉ हैं किस तरह वहां पे हम अप्लाई करते हैं या किस तरह वो फिजिक्स के लॉ उस गेम में अपना रोल प्ले करते हैं, ये आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमेशा ये पूछते हैं, सर हम बहुत सारे मैकेनिक्स में लॉ पढ़ते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, FBD, ये सब हमारे इस रियल लाइफ में किस तरह अप्लाई करते हैं हम लोग और इसका पढ़ने का क्या फायदा होता है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को जरूर बताना चाहता हूं कि हमारे दो गेम हैं, एक है टेबल टेनिस और एक है कैरम। कैरम में हमने ऐसे वीडियो बना रखे हैं जहां पे हमने फिजिक्स के लॉ को यूज किया हुआ है, राइट। और आज हम लोग यहां पे देखेंगे कि टेबल टेनिस गेम में हमारा ये फिजिक्स के लॉ किस तरह यूज होता है, राइट। तो ये हमारा टेबल टेनिस गेम का ये एक टेबल है और यहां पे हम बेसिकली टू लॉज को देखेंगे और एक बेसिक इसके पीछे जो एक थंब रूल है हमारे टेबल टेनिस में वो जरूर देखेंगे, जिसपे हमारा पूरा टेबल टेनिस गेम डिपेंड करता है, राइट। और जैसे कहते हैं स्पिन बॉल को रिसीव करना या दूसरा हम स्पिन बॉल के स्पिन करके हमें सर्विस करना है, राइट। ये दो हमारे बेसिकली टेबल टेनिस गेम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर्विस को रिसीव करना और जो कि स्पिन सर्विस होती है उसको रिसीव करना और या स्पिन करना, दो चीज़ें हैं, ठीक है। और एक बेसिक लॉ और है, वो जो बेसिक लॉ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ इसे हम कहते हैं। ये देखो, आप इस बॉल को आप देखो, ये एक बार फिर से देखो आप इसको, ये देखो बॉल ये डिप कर रही है, राइट। ऐसा डिप क्यों होता है? ये जब हम जो खिलाड़ी हमारे टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं वो अक्सर जानते होंगे, इसको शॉट मारते होंगे और उसे फील भी करते होंगे। आप इसे टॉप स्पिन कहते हो। आप ऊपर क्यों मारते हो और बॉल नीचे क्यों डिप करती है, इसके पीछे क्या फिजिक्स लॉ है। और दूसरी चीज हम देखेंगे अपने इस वीडियो में, एक इस तरह का बैट यूज होता है हमारे टेबल टेनिस गेम में, इसे पिंपल बैट कहते हैं। इससे जब हमारा स्ट्रोक रिसीव होता है या इससे स्ट्रोक का जब हिट करते हैं तो ये डिफरेंट अप्रोच करता है बॉल को, डिफरेंट स्ट्रोक देता है हमारे इस टेबल टेनिस बॉल का। और जब हम अपने मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इसको यूज करते हैं प्लेन, तो ये एक डिफरेंट स्ट्रोक प्ले करता है हमारे गेम में, राइट। तो इन दोनों के स्ट्रोक में डिफरेंस क्या है ये हम देखेंगे, यानी दो लॉज हो गए हम जो देखने वाले हैं। यहाँ फिर से मैं बता दूं, इन दोनों बैट का स्ट्रोक्स का डिफरेंस कैसे है और हम ये देखेंगे ये डिप ऑफ बॉल क्यों होती है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज हम यहाँ पे देखते हैं जो हम अक्सर मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम या और अक्सर हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चंस अपने IIT या नीट के उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। उस फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में और भी टेबल टेनिस गेम में देखेंगे, राइट। अब ये सपोज कर लो हम बहुत ही बेसिक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से चल रहे हैं। ये हमारा एक व्हील है और ये मूव क्यों करता है, सबसे पहले हम इसे देखते हैं, जो कि मैकेनिक्स का बेसिक पार्ट है। कोई भी अगर बॉडी आगे की ओर मूव करेगी तो आप इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में। फिलहाल ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो अगर आप देखो यहाँ पे, जैसा कि हम लोग ने देखा था कि FBD बनाएंगे हम यहाँ पे, तो ऑब्वियस है इसका वेट यहाँ पे एक्ट हो रहा होगा, इसे हम लोग mg कहते हैं, राइट। और यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा होगा। दिस पर्टिकुलर मूवमेंट जिसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, दिस पर्टिकुलर मूवमेंट हमारा क्या होगा, दैट इज N इज इक्वल टू क्या होगा, mg, या अगर हम लोग न्यूटन्स का लॉ लिखते हैं तो N माइनस mg इज इक्वल टू, कोई एक्सेलरेशन नहीं, बॉडी स्टेशनरी है तो मास इंटू 0 लिखते हैं और यही हो जाता है N इज इक्वल टू mg, राइट। ये हम लोग ने FBD में पढ़ा था, राइट। अगर हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस डायरेक्शन में मुझे कोई फोर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट, इस डायरेक्शन में। तो फोर्स कहां से आएगा, यानी यहां से हम इसको पैडल करेंगे, यानी यहां पे हम एक रोटेशन देंगे। तो अगर हम लोग रोटेशन यहां पे देते हैं तो आप ये देखो ये इस तरह मूव करेगा, पर रोटेशन से ये इस तरफ क्यों मूव कर गया, ये अगर हम लोग देखें
तो ये जब रोटेट किया तो इसने इस बोर्ड को पीछे की ओर पुश किया और बोर्ड ने इस व्हील को आगे की ओर पुश किया। वो पुश कौन सा होगा? दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। उसी को लिखते हैं हम लोग म्यू इंटू एन। यानी ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो है हमारा इसके मूवमेंट को क्या दे रहा है? इसका मूवमेंट दे रहा है आगे, राइट। यानी नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन तो कांस्टेंट होगा किसी भी सरफेस के लिए, तो नॉर्मल फोर्स मेन हुआ जो इसको आगे की मोशन दे रहा है, राइट। तो एक चीज हम लोग ने यहां से पकड़ी। दूसरी चीज, अगर हम लोग यहां पे आए, इस बॉल को देखें, अगर हम इसे छोड़ते हैं तो ये देखो ऊपर गई फिर नीचे, ये उछल रही है और वापस जा रही है, राइट। पर ऐसा क्यों? अब आप इसकी एनालिसिस करें, उस समय की एनालिसिस करें आप, जब ये बॉल यहां पे हो तो उस समय क्या होगा? और आप इसी तरह ये बॉल सपोज करो यहां पे है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका mg नीचे की एक्ट हो रहा होगा और नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, जो सरफेस बॉल पे दे रहा होगा, बॉल सरफेस को दे रही होगी। दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑन एक्शन और रिएक्शन। तो बॉल ने इसको दिया, सरफेस ने बॉल पे। हम ये बॉल पर एफबीडी बना रहे हैं, राइट। तो बॉल को ये रिएक्शन फोर्स, या हम इसे नॉर्मल फोर्स कहे थे, हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। लेकिन बॉल का नेट मोशन क्या है? ऊपर की ओर है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर मूवमेंट की बात करें तो यहां से ऊपर की ओर गया, तो अगर हम इसका इक्वेशन लिखते हैं n माइनस एम जी, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो आप लिखेंगे। और इसको हम क्या लिखेंगे? दैट इज n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम क्या लिखते हैं? यह एक फोर्स हो गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं dp बाई dt, ऐसा लिख सकते हैं। यहां हम dv बाई dt भी लिख सकते थे, दैट इज, और m इंटू डीवी को हम चेंज इन मोमेंटम कह सकते थे। तो ये हमारा क्या हो गया? dp बाई dt मीन्स मोमेंटम चेंज, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये dt क्या है? dt वो है जब वो मोमेंट है स्मॉल, जैसे आप इंस्टेंट मूवमेंट है, जब बॉल इस सरफेस से टकरा रही हो, और ये जितना कम होगा, आप ये देखो ये फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, यानी dp बाई dt की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। और तब हम n की वैल्यू आप देखो क्या हो जाएगी? दैट इज mg प्लस dp बाई dt, राइट। तो n देखो इस समय इंक्रीज हो रहा है, और n इंक्रीज हो रहा है, तो अगर ये बॉडी यहां पर रोटेट कर रही होती तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगता वो भी इंक्रीज हो जाता, राइट। ये वर्टिकल का केस है, यानी बॉल हमारी वर्टिकली है, नॉर्मल फोर्स हमारा वर्टिकल लग रहा है बॉल पे, हॉरिजॉन्टल नहीं लग रहा है, राइट। अगर हॉरिजॉन्टल लगता तब mg हमारा यहां पे नहीं होता। अगर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होता, जैसे कि हम आगे देखेंगे अभी, तो अलग केस होता है, राइट। तो यहां पे हमारा नॉर्मल फोर्स इंक्रीज कर गया। हम इस केस को यहां पे एक दो रोटेशन करके भी देखते हैं हम लोग। आप इसको देखो, ये बॉल देखो रोटेट हो रही है, और रोटेट होने के बाद देखो ये, आप फिर से देखो इसको, आप देखो इसे, बॉल रोटेशन है यहां पे, रोटेशन के बाद सीधे देखो ये यहां जंप क्यों आई? क्योंकि आप यहां पे देखो, जब ये इससे टकराई यहां पे, तो यहां पे क्या हुआ? ये फोर्स लगा ना हमारा, रोटेशन भी था, नॉर्मल फोर्स लगा, और रोटेशन के कारण क्या हुआ? इधर की ओर से पुश किया इस प्लैंक को, और प्लैंक ने इस बॉल को आगे की ओर पुश किया। तो मीन्स क्या हो गया? यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा? इस डायरेक्शन में, दैट इज म्यू एन, और नॉर्मल फोर्स क्या लग रहा है? इधर लग रहा होगा, जैसा कि हमने यहां पे देखा। तो नेट क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट? ये इस तरह होगा, राइट। तभी तो बॉल आप देखो किधर से गई, फिर से आप देखो इसको, ये आई, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या लगा इस बॉल पे? ये इधर आई, दैट इज ये रिजल्टेंट। और ये आपने पढ़ा है अपने बुक्स में कई बार होता है, दैट इज एन स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर, ये रिजल्टेंट होता है। और ये आपने अल्फा पढ़ा रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, राइट। तो ये चीजें हैं। तो आप देखो इसको यहां पे, यहां इस तरह ये इसका पाथ मोशन हुआ हमारे इस टेबल टेनिस बॉल का। तो ये फोर्स से ही, ये देखो फोर्स की डायरेक्शन में ये मूव किया ड्यू टू इट्स रोटेशन। अब आप इस प्लैंक को आप टेबल टेनिस का बैट समझ लेना, ठीक है। तब हम इसको समझते हैं, इस पूरे टेबल टेनिस गेम को, और इसके लॉ, इसके पीछे जो है किस तरह वर्क करता है, राइट। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट एक एग्जाम्पल, एक और देख लेते हैं फिगर हम लोग। जैसे ये है, आप देखो ये बॉल रोटेट करते हुए आई,
जैसे ही प्लैंक यहां पे देखो आया, ये तुरंत ही मोशन में आ गई, राइट, अपने उसी एन और म्यू एन के रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में मूव, राइट। तो अब यहां पे हमारा ये देखना जो हमारा सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जब हम आप टेबल टेनिस की जो बात करेंगे, यहां पे देखो हमारा अब सरफेस ये हमारा वर्टिकल है, राइट। अब दो बैट है, आप ये सपोज कर लो यहां पे आप इस पूरे, अब जो मेन है हमारे टेबल टेनिस का लॉ, जो फिजिक्स इसके टेबल टेनिस के पीछे है, वो यहां पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसलिए और किस पे समझाऊंगा, वही जो अभी हम लोग ने देखा था, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स, राइट। तो अब हम सबसे पहले यहां पे आते हैं, आप माइंड में सेट कर लो, उधर दो खिलाड़ी हैं, एक इधर, दोनों राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो आप इस चीज पे ध्यान देना कि अब ये राइट हैंड वाला टॉप स्पिन मार रहा है, टॉप स्पिन अगर मारेगा ये, आप देखो यानी ऊपर की ओर रहेगा, तो इसका आपका रोटेशन देखो आप, ये जो ये राइट वाला है इस बैट से इसको मारेगा टॉप स्पिन, तो ये जो होगा क्या होगा, ये आप देखो ये क्लॉकवाइज रोटेशन होगा इसका, राइट। क्यों होगा, क्योंकि ये जो बैट है ये अपने फ्रिक्शन से, ये जो इसके बैट का जो रबर है और इसके अपने फ्रिक्शन से इस बॉल को ऊपर की ओर घुमाएगा। और कौन कब ज्यादा स्पिन होता है, क्यों होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब, और उसमें बहुत सारे लॉ होते हैं फिजिक्स में, आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में आप झुकते क्यों, आपके जो लेग्स हैं हमेशा थोड़ा वाइडली आपको वहां खड़ा होना चाहिए टेबल पे, कमर झुकी होनी चाहिए बॉल को रिसीव करते समय, राइट। टॉप स्पिन मारते समय आपकी वेस्ट भी मोशन में आनी चाहिए, टाइमिंग क्या होती है, पिवट एक्सिस क्या होती है, तो ये सब हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। वो एडवांस टेबल टेनिस होता है, और उस एडवांस टेबल के टेनिस के पीछे क्या फिजिक्स होती है, आदमी क्यों रोटेशन करता है, अपने बॉडी को मूवमेंट देता है मारते समय, राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे वहां पे। फिलहाल हम यहाँ पे दो बेसिक स्ट्रोक्स, दो बेसिक जो हमारे टेबल टेनिस खेलने के लिए जरूरी है, उस स्ट्रोक को समझेंगे और इसके स्पिन को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये हमारा बॉल जो है क्या हुई, आपने इसे ऊपर की ओर करेंगे तो ये बॉल का रोटेशन आप देखना किधर होगा, ये क्लॉकवाइज होगा, राइट। अब देखो ये ऊपर की ओर इसने टॉप स्पिन मारी, तो ये रोटेशन किधर आया, देखो रोटेशन करते हुए ये इस तरफ आया हमारा, राइट, क्लॉकवाइज। अब आप जब क्लॉकवाइज आया, अब आप यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे इस बॉल पे ये बैट ये स्टे है, ये रबर इसका आपका कौन सा रबर है, ये रबर आपका ये वाला है, ये वाला रबर है जो कि नॉर्मल रबर होता है, राइट। तो ये वाला रबर है, इसमें क्या होगा हमारा, आप देखो यहां पे इस बॉल पे जब ये आई तो बॉल का रोटेशन इस तरह है, तो अब ये इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसको इधर पुश करने की, तो बैट इस बॉल को फ्रिक्शन फोर्स किधर देगा, ऊपर की ओर देगा, राइट। यानी यहां पे ये फ्रिक्शन फोर्स किधर देगा, ऊपर की ओर देगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी इधर की ओर रोटेशन होने की। तो इसको, इस बैट को ये बॉल नीचे को पुश करेगी, लेकिन बैट इसको ऊपर की ओर पुश करेगा, और जो इसके कांटेक्ट में आया तो आपका नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन। नॉर्मल फोर्स आपने पढ़ी रखा है बीडी में कि सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब ये हमारा फोर्स क्या लगा, म्यू इंटू एन, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। और इसमें आपको ध्यान देना है कि म्यू की वैल्यू हमेशा जो होती है लेस देन 1 होती है, राइट। तो ऑब्वियस है एन की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो इसका मोशन होगा, और हमने पढ़ा है वेक्टर में, जब भी हम दो वेक्टर्स को 90 डिग्री में या ऐड करते हैं, 90 डिग्री में कोई जरूरी नहीं, तब भी दो वेक्टर का एडिशन हम करते हैं, तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसका रिजल्टेंट उसकी तरफ इंक्लाइंड होता है। तो ऑब्वियस है ये जो नॉर्मल फोर्स हमारा ज्यादा होगा, तो इसका नेट जो है हमारा रिजल्टेंट जो आएगा, नेट जो आएगा, रिजल्टेंट आर लिखते हैं, तो ये इसी डायरेक्शन में ये जाना चाहिए। मींस अब आप देखो किस डायरेक्शन में जाएगा, देखो ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए ऊपर गया, क्यों, क्योंकि अब बॉल में क्या लगा था, फिर से देखो बॉल में लगा क्या फोर्स, ऊपर की फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। तो इसका इस पॉइंट के अबाउट इसका अगर टॉर्क निकालोगे इसके सेंटर ऑफ मास से, तो ये रोटेशन क्या होगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। और आई थी बॉल कैसे, क्लॉकवाइज। जब हमने यहां पे टॉप स्पिन मारी थी, ये ऊपर की ओर गया था ना, तो आई क्या थी, ये आई हमारी इस तरह थी, क्लॉकवाइज होते हुए, राइट। और यहां पे जब इस बैट से टकराई तो अब देखो किधर से गई,
ये एंटी क्लॉकवाइज गई। मतलब ये हुआ कि जब हम टॉप स्पिन मारते हैं तो जो नॉर्मल बैट होता है वो इस बॉल की स्पिन को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, राइट। इसलिए इसे एंटी रबर भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, रिवर्स कर दिया। अब यहां पे देखो, यहां पे आई, अब यहां पे इसकी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मींस क्या हुआ, इसको ये नीचे की ओर पुश करेगा तो बैट इस पे क्या लगेगा, ऊपर की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। मैं यहां बना ले रहा हूं, ये लगाएगा ऊपर नॉर्मल फोर्स, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट आया तो नॉर्मल फोर्स एन हो गया, राइट। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, और इसकी यहाँ पे क्या लगेगा, म्यू एन। तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, ये फिर तो बॉल क्या हो जाएगा हमारा, फिर ऊपर जाएगा और ये फिर इसी पाथ पे जाएगा। आप देखो, ये देखो ऊपर चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा नॉर्मल रबर होते हैं जिसे एंटी रबर कहते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे बॉल के स्पिन को क्या करता है, रिवर्स कर देता है। क्यों कर देता है, इस फ्रिक्शन फोर्स के। और बैट भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं मार्केट में। आपको 300-500 रुपीज से लेके 20-50,000 रुपीज तक आपको बैट मिलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है एक्चुअली, वो जो महंगे बैट होते हैं उनमें स्पिन, उनकी क्वालिटी डिफरेंट होती है, उनमें नॉर्मल फोर्स अलग होता है, उनके फ्रिक्शन, उसके रबर्स होते हैं, उनके फ्रिक्शंस अलग होते हैं, कोई स्पीड, इसके अंदर जो प्लाई है जो हम लोग यूज करते हैं वो अलग होता है। तो ये वो क्या चेंज करता है, इनके जो महंगे बड़े बैट होते हैं वो चेंज क्या करता है, हमारे नॉर्मल फोर्स को और फ्रिक्शन फोर्स का, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस बैट से खेल रहे हो, उस पर डिपेंड हमारा नॉर्मल फोर्स और फिर उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये चीजें हो गई। अब हम इसी चीज को यहां पे देखते हैं, हमारे जब पिंपल पे हमारा ये यूज होता है। यहां पे अब ये पिंपल है, मारा हम लोग ने, वही करेंगे हम लोग। कैसे, टॉप स्पिन यहां पे मारा, यानी फिर से ये क्लॉकवाइज यहां पे देखो रोटेट होगा। अब आप देखो, ये देखो फिर क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। अब रोटेट होने के बाद अब यहां पे ये पिंपल होने के कारण ये हमारा जो है फ्रिक्शन नहीं रहता इसके अंदर, या इसके अंदर बहुत ही कम फ्रिक्शन होता है। यहां पे हमारा फ्रिक्शन था, तो इस तरह के जो हमारे ये आगे ये जो आपके बने रहते हैं, ये देख रहे हो आप, ये जो सिंपल पिंपल्स टाइप निकले होते हैं, बाहर की ओर निकले होते हैं, तो इससे इनका क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। इससे क्या होता है कि ये फ्रिक्शन उतना प्रोवाइड कर ही नहीं पाते, राइट। तो अब आप देखो, तो ये फ्रिक्शन नहीं देंगे, तो अब इसका रिटर्निंग देखो कैसे होगा। बॉल देखो हमारे इधर से हमने किया तो ये क्लॉकवाइज आ रही थी, तो रिटर्निंग क्या होगा, देखो क्लॉकवाइज। जब यहाँ फ्रिक्शन ही नहीं मिला इसको, अब आप देखो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं मिल रहा है, तो यहां पे इधर की ओर कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो ये रिवर्स नहीं कर पाया। ये सिंपली नॉर्मल फोर्स लगा भी होगा बहुत ही फ्रिक्शन, तो इसको रोटेट करने लायक वो फ्रिक्शन नहीं था कि इसकी रोटेशन को रिवर्स कर दे। तो ये क्या हुआ, ये थोड़ा कम करता होगा इस रोटेशन को, ठीक है। तो ये उसी डायरेक्शन में चला हो गया, ये बॉल रिटर्न हो गई। अब यहां पे देखो, अब इसकी रोटेशन क्या है, हमारा क्लॉकवाइज है, ऐसे से क्लॉकवाइज है। तो अब देखो जब ये क्लॉकवाइज है तब हमारा यानी इसकी रोटेशन भी क्लॉकवाइज है। तो अब जब क्लॉकवाइज है तो ये बॉल इस बैट को, जो कि आपका नॉर्मल बैट है, ऊपर की ओर पुश करेगी, और जो बैट इस बॉल पे फोर्स लगाएगा वो क्या लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर, दैट इज, और नॉर्मल फोर्स तो ये लगेगा ही लगेगा, दैट इज नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल और ये फ्रिक्शन फोर्स, तो नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। अब आप देखो, अब जो हम ये इसके हिट होने के बाद क्या होगा, ये बॉल नीचे की हो जाएगी, यानी आपके लिए ये बैक स्पिन की तरह होगी। तो जो हमारे पिंपल्स के साथ जो खिलाड़ी अपोनेंट जो खेलता है और जो प्रैक्टिस नहीं करता है, पिंपल जो अपोनेंट आपका अगर उसके साथ जो पिंपल्स के खेलता है उसके साथ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप ये नॉर्मल रबर यूज करते हो, तो आपको मतलब बड़ा ऑड सा लगेगा जब आप टेबल टेनिस खेलोगे, क्योंकि जो नॉर्मल रबर्स होता है आपको यहां से टॉप स्पिन मिला, इसने जब रिटर्न किया तो आपको भी टॉप स्पिन मिल रही है, ठीक है, रोटेशन आपको भी मिल रही है, क्योंकि देखो आपने यहां मारा तो ये इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है, और जब आपके पास आई बॉल तो आपका भी मन क्या है, आपका माइंड सेटअप है कि बॉल क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। जब बॉल ऊपर की ओर जाएगी तो आप क्या करोगे, इस बैट को थोड़ा सा टिल्ट करोगे, यानी नॉर्मल फोर्स को इस तरफ रखोगे जिससे कि वो रिटर्न क्या हो, क्योंकि नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन से वो नीचे की ओर, मतलब नॉर्मल फोर्स इधर है, इधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, तो थोड़ा सा क्या ऊपर जाएगी, मतलब इसी डायरेक्शन में
इस तरफ ये नीचे की ओर जाएगी अपने टेबल पे। अगर आप स्ट्रेट रखोगे और उसमें शॉट अगर ज्यादा इसकी स्पिन है और उसमें स्पीड है, तो आप जैसे ही उसे रोकोगे या ब्लॉक करोगे, आपका बॉल जो है वो आपकी हमेशा टेबल के बाहर चली जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ता है, इस टेबल को क्लोज करना पड़ता है जिससे कि नॉर्मल फोर्स नीचे लगे और बॉल आपके टेबल पे गिरे, राइट। तो ये एक बेसिक थॉट हुआ हमारा इसके स्ट्रोक का। जो ये दो डिफरेंट बैट हैं, एक पिंपल का हमने बताया और एक सिंपल रबर, इसे एंटी रबर भी कहते हैं शायद। इसके क्या कहते हैं, रोटेशन को चेंज कर देता है बॉल को, इसलिए कहते हैं। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अब फ्रिक्शन फोर्स में आप ये पॉइंट उठा सकते हो कि सर यहाँ एफबीडी आपकी कंप्लीट नहीं है, नीचे एमजी तो लगेगा। एमजी हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हैं या बहुत ही कम कर लेते हैं, और एमजी अगर कंसिडर भी करेंगे तो म्यू एन क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो और ये इस तरफ ये आपका फोर्स इधर आ जाएगा, राइट। तो इस चीज का हम देखेंगे। एमजी हम इसलिए निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस बॉल का वेट जो होता है 2.7 ग्राम के आसपास होता है, तो बहुत ही कम होता है बॉल। ये हमारे स्टेबल टेनिस बॉल का जो वेट होता है, तो उसे हम कम किया कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा लॉ जो हुआ, इसमें हमने क्या यूज किया, सिंपल रहा कि हमारे फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स का जो रिजल्टेंट है उस डायरेक्शन में हमारी टेबल टेनिस बॉल जाएगी, ठीक है। तो आप जब खेलो टेबल टेनिस, हाँ ये जो पिंपल्स के अपोनेंट आपका अगर पिंपल वाले बैट को यूज कर रहा होता है, मतलब ये वाला बैट को यूज कर रहा होता है और आप इस बैट को यूज कर रहे होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पिंपल्स से जो खेलने वाले आपके खिलाड़ी होते हैं बहुत ही कम मिलते हैं। पर जो पिंपल वाले खिलाड़ी होते हैं उनको हमेशा ज्यादातर ऐसे खिलाड़ी मिलते हैं, तो उनको उनकी प्रैक्टिस बड़ी अच्छी हो जाती है, इसलिए जो नॉर्मल बैट से खेलता है वो अक्सर जो पिंपल वाले से हारता है। ये मतलब एवरेज खिलाड़ी की बात बता रहा हूँ, जो एडवांस खिलाड़ी हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे अपोनेंट हमारा पिंपल्स का हो या सिंपल वाले रबर का हो, राइट। ये जो मतलब शुरुआत करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं या इंटरमीडिएट खिलाड़ी होते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है जब आपका अपोनेंट पिंपल्स बैट के साथ सामने आता है। मेरे को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैंने एक ही बार खेला है एक टूर्नामेंट में, अपोनेंट जब मेरा पिंपल्स बैट के साथ आया था तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी और मैं मैच हार गया था। सो वैसे मैं अभी जस्ट स्टार्ट किया हूँ टेबल टेनिस खेलना, राइट गाइस। तो ये छोटी सी बातें हुई जो कि लॉ अभी हम लोग ने देखा। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग देखते हैं, और जो डिप कर रही थी बॉल, ठीक है, उस लॉ को समझने के पहले सबसे पहले हम इस टेबल टेनिस बॉल को देखते हैं। अगर ये टेबल टेनिस बॉल रोटेशन में है, इस तरह रोटेट कर रही है, तो रोटेशन में जब ये टेबल टेनिस बॉल है तो आप हमेशा याद रखना इसके आसपास की जो एयर होगी, ये जो एयर है इसके पास, जो इससे कांटेक्ट में एयर, ये सपोज कर लो एयर है, और तो ये भी उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी। इसके आसपास जो इसके जस्ट स्टिक रहती हैं वो भी क्या करेंगी, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही होंगी। तो ये चीज अपने माइंड में आप सेट रखिएगा, राइट। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो हम लोग उस नेक्स्ट लॉ को देखते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको हिट किया तो देखो ये डिप कर रही, और ये डिप कर रही होगी तो इसके आसपास की एयर भी क्या हो रही है, उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी। ये देखो ये रोटेट की। अब इसके पीछे हमारा क्या है लॉ, उसको समझने के लिए पहले हम अपने एक फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इक्वेशन लिखते हैं। आपने पढ़ा, उसे बर्नौलीज लॉ कहते हैं, दैट इज P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये आपने पढ़ा है बर्नौलीज लॉ में। अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे अपने फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए, जब भी हमारा फ्लूइड मूव होता है तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं अपने फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट गाइस। यहाँ पे हाइट हमारी कांस्टेंट है, तो इस टर्म को भी कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए तो ये हमारा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट इज P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, राइट। ये हमेशा आपका कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इस इक्वेशन को हम समझते हैं, राइट। तो जैसे ही इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, कम। ये हमेशा, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम, और वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इनका सम। अब वेलोसिटी स्क्वायर है, यानी जरा से भी वेलोसिटी ज्यादा होती है तो उसका स्क्वायर और ज्यादा हो जाएगा,
और ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर को उतना ही कम होना पड़ेगा। तो ये पॉइंट, ये जो इक्वेशन है बर्नौली की, ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। अब आप सिचुएशन को देखो, हम पीछे वाले स्लाइड्स में जाते हैं। अब आप देखो ये इस तरह है और आपकी एयर, आप सपोज लो एयर, तो आप इसको ड्रैग कर रहा होगा तो एयर आपकी ऐसे जा रही होगी, राइट, इस डायरेक्शन में कुछ इस तरह जा रही होगी। अब आप इस अपर पॉइंट पे देखो, आप अपर पॉइंट में आप देखोगे तो इसका ये यहां पे एयर की वेलोसिटी इस तरफ है और आपकी जो नेचुरल एयर है वो क्या हो रही होगी, जब ये मोशन में होगी तो आपकी एयर इस तरफ फ्लो कर रही होगी। तो यहां पे जो अपर पार्ट में, यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अपर पार्ट की हम यू वी यू से लिखते हैं, यहां पे नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एयर की वी यू हो जाएगी। अब यहां की बात देखो, यहां पे एयर की वेलोसिटी बॉल के साथ जो स्टिक एयर है वो इस तरह है और जो बाहर की एयर है दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो नेट वेलोसिटी यहां एयर की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, लोअर पार्ट की, दोनों ऐड हो जाएगी और यहां पे क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। मींस क्या हो गया, यहां पे हमारी वेलोसिटी ज्यादा हो गई और ऊपर हमारी वेलोसिटी कम हो गई। मींस vu इज लेस देन vl। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे इस इक्वेशन में देखो क्या होगा, इस इक्वेशन में v अगर हमारा ज्यादा हो गया तो प्रेशर हमारा कम होगा। तो इसका मतलब अगर यहां देखें तो यहां v कम है तो यहां का प्रेशर जो है p और अपर पार्ट का क्या हो गया, ज्यादा, और नीचे का क्या होगा, लोअर पार्ट का कम। तो अब ये इस पे नेट फोर्स किधर की लग होगा, ऊपर से नीचे। इसका मतलब ये बॉल किधर की ओर डिप करेगी, नीचे की ओर। दैट इज वाई ये क्या होगी, इसका मोशन इस तरफ हो जाएगा, राइट। और यही है कि यहां पे आप देखो ये बॉल ये डिप कर रही है नीचे, और इसे हम अपने टेबल टेनिस में क्या कहते हैं, टॉप स्पिन कहना, ठीक है। और यहीं पे अगर आप बैट रखते हो, आप सिंपल अगर यहां पे बैट रखोगे, सपोज करो यहां रखा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर है, अगर नॉर्मल स्ट्रेट बैट रखोगे तो ये बॉल ऊपर पॉपअप कर जाती है और टेबल के बाहर हो जाती है। तो इसको हमें कंट्रोल करने के लिए बैट की डायरेक्शन नीचे की ओर करनी होती है, एंगल हमारा कम करना पड़ता है, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। और दूर रहेंगे तो हमें उसी अपर डायरेक्शन में ही टॉप स्पिन मारनी पड़ती है। मतलब नॉर्मल है, आप चॉप भी मार सकते हो, लेकिन वो एडवांस खिलाड़ी अच्छा खेल लेते हैं। लेकिन आप बेसिकली ये है कि इसकी डायरेक्शन जो टेंडेंसी होगी, आप सिंपल अगर बैट रखते हो तो ये ऊपर की ओर पॉपअप करेगी, राइट गाइस। तो ये था दो लॉ जो हमने आपको बताया टेबल टेनिस में। एक हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स प्ले करता है, जिससे बॉल स्पिन करती है और बैट पे लगने पर उसकी डायरेक्शन किधर होती है वो देखा जाता है, और दूसरा ये टॉप स्पिन। अब हम बात करते हैं कि जिस तरफ से हम, अगर हम टेबल की बात करें, ये हमारा अगर टेबल है, टेबल टेनिस का ये टेबल है, सपोज कर लो। अगर यहां से ये यहां पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है और यहां पे इसने पेंडुलम सर्व किया, मींस इधर इसको इस तरह हम बॉल को टर्न किया, और ये अगर यहां पे एक और है, ये रिसीव करेगा इसको, तो इसका इजी रिसीव होगा कि इधर से इसने अपने इस पर्सन ने इसकी आईज इस तरफ है, इसने लेफ्ट साइड से इसको स्पिन दिया। तो इजी वे रिटर्न करने का है कि ये अपना बैट जो है बॉल के इस साइड ही टच करे, यानी इधर टच किया तो इधर, तो ये रिटर्न इजी हो जाता है। उसी तरह अगर ये रिवर्स पेंडुलम करता है, यानी बॉल को इस डायरेक्शन में नचाता है, घुमाता है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको भी बॉल के इस डायरेक्शन में टच करेगा, तो इसको इजी रिटर्न हो सकता है। ये भी एक थंब लॉ। क्यों? क्योंकि आप मैकेनिक्स में देखोगे तो बॉल अगर ये रिवर्स पेंडुलम है तो यहां पे टच करने के बाद जो बॉल इस पे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा। आप सिंपल अगर एंगल नहीं दोगे इस डायरेक्शन में, आप सिंपल स्ट्रेट रखोगे, बॉल इधर की ओर चली जाएगी रिवर्स पेंडुलम में। और अगर आप इधर जो सिंपल पेंडुलम सर्व किया, यानी इसको इस तरह रोटेट किया और बॉल आपने बैट यहां पे स्ट्रेट रखा, तो बॉल यहां पड़ने के बाद इस तरफ आ जाएगी आपकी, राइट। इसीलिए इसको क्लोज करना पड़ता है बॉल। जिस एंगल में इसने बैट रखा है उसी एंगल में, उसी जिस डायरेक्शन में इसने बॉल को स्पिन किया है उसी डायरेक्शन में बॉल रख के उसी एंगल में रिटर्न करना है। ये तो सिंपल एवरेज, इंटरमीडिएट या स्टार्ट कर रहे बिगनर्स के लिए ये थोड़े लॉज हैं। लेकिन जो एडवांस खिलाड़ी होते हैं वो बॉल को किसी भी डायरेक्शन में कंट्रोल कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं। लेकिन बेसिक उनके दिमाग में भले ही जो फिजिक्स नहीं आती हो, वो इतना एक्सपीरियंस होते हैं। मॉलोंग, फेटजडोंग और भी हमारे नेशनल खिलाड़ी हैं, उनको ये सब नहीं समझ आता। उनको प्रैक्टिस होती है, मतलब उनको
उसकी फील होती है, वो आराम से उठा लेंगे, कैसे भी सर्विस, कैसे भी स्पिन। उनको कोई फिजिक्स का नॉलेज नहीं होता, फ्रिक्शन, नॉर्मल एंड सो ऑन। ये तो मैं आपको बता रहा हूं मैकेनिक्स। बीइंग इंजीनियर तो मुझे हमेशा, मेरी आदत है, चाहे मैं कैरम खेल रहा हूं, चाहे टेबल टेनिस खेल रहा हूं, मैं एनालिसिस करता हूं कि ऐसा क्यों। और मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि वाई एंड हाउ, फिजिक्स पढ़ना है, वाई एंड हाउ आप देखो, आपको फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार लगेगी। राइट गाइस, तो ये थोड़े से टिप्स थे, थोड़ी फिजिक्स के लॉ थे। ऐसे बहुत सारे लॉ, फिजिक्स के बहुत सारे लॉ हमारे कैरम और टेबल टेनिस गेम में लगते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं और भी इसमें लॉ बताऊंगा, जैसे कि हमने पहले ही बताया, मोशन ऑफ बॉडी किस तरह रोल प्ले करती है टेबल टेनिस गेम में। फिर आपका स्टांस, आपका झुकना ऐसा क्यों होता है, आप टॉप स्पिन मारने समय आप एल्बो जो है हमेशा आप इस तरह रखते हो, ऐसा क्यों रखते हो। दीज आर द थिंग्स जो कि एक एडवांस, जब हम टेबल टेनिस खेलते हैं तो वो हम लोग अपनाते हैं, खिलाड़ी अपनाते हैं। लेकिन आप उनसे पूछोगे तो उनके पीछे फिजिक्स का क्या लॉ है उनको नहीं पता होगा। आई होप, पता नहीं, पता हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द खिलाड़ी को इसे पता नहीं होता है। फ्रिक्शन, फोर्स, रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्टेबिलिटी, एनर्जी हमारी लो होती है तो मोस्ट स्टेबल होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो फिजिक्स में, जो हम सब अप्लाई करते हैं इस टेबल टेनिस गेम में। राइट गाइज, चलो एक बचपन के खेल भी हम देखते हैं। वहां पे देखो ये जो इक्वेशन किस तरह यूज होती है, आप किताबों में पढ़ते होगे। आप ये देखो, अगर आप यहां से बीच से एक हवा ब्लो करते हो तो बॉल की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, किधर मूवमेंट करेगा ये, या इस तरफ जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, इस तरफ दोनों बॉल जाएंगी, यानी मेरा कहने का मतलब है कि इस तरफ जाएंगी दोनों, या अंदर की ओर आएंगी। आप सोचो, और क्यों, ऐसा क्यों, ये भी सोचो। राइट, तो चलो पहले देखते हैं, ब्लो करते हैं एयर को। ये देखो एयर ब्लो करी, जैसी ब्लो की देखो बॉल किधर की ओर गिरेगी, अंदर की ओर। राइट, ऐसा क्यों, अब आप सोचो। वही थॉट जो हमने अभी पिछले इसमें यूज किया था, आप फिर से देखो, जैसी आई देखो फिर आ गया। अब अंदर की ओर ब्लो करी तो ये अंदर की ओर पहले आया, फिर ये पेंडुलम में इसलिए क्या हो रहा है, मोशन ये चल रहा है इसका। राइट, ऐसा क्यों हुआ, अगर आप सोचो तो वही जो हम लोग ने अभी पढ़ा था, दैट इज P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। यहां पे हमने रो नहीं बताया, रो क्या है, ये हमारा डेंसिटी है मीडियम की, यहां पे एयर की आप डेंसिटी ले सकते हो। राइट, तो ये हमारा रो वी स्क्वायर है। अब हम यहां पे देखते हैं इसको, ऐसा क्यों हुआ, जैसे ही आपने यहां पे ब्लो किया तो इस तरफ बॉल के इस तरफ का वेलोसिटी क्या हो गई, ज्यादा, और यहां पे क्या है, नॉर्मल एयर है, तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा हुई, तो यहां वेलोसिटी ज्यादा हुई, तो यहां प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इस साइड, राइट हैंड साइड का बॉल का प्रेशर कम हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर क्या ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया, क्योंकि यहां वेलोसिटी नॉर्मल या रेस्ट में, लेकिन यहां पे हमने वेलोसिटी क्या इस पे इंक्रीज कर दी, तो यहां प्रेशर क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर क्या हो गया, कम, तो पीएल यहां क्या हो गया, ज्यादा, और ये क्या हो गया, पीआर कम, तो ऑब्वियस है इसका मूवमेंट अंदर की होगा, यानी ये हमारा इस डायरेक्शन में होगा। राइट, तो ये हमारे लॉ थे। जैसे ही आया हमारा, एक बार फिर देखो आप, तो ये जैसे ही आया तो ये अंदर की ओर हमारा ये बॉल आई। राइट गाइस, तो इसी लॉ को हम लोग ने टेबल टेनिस में यूज किया, पर वहां पे ध्यान रखना, जब बॉल स्पिन कर रही होती है तो स्पिन के डायरेक्शन में वो उसके जो स्टिक एयर्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स उस एयर से एकदम कांटेक्ट में होते हैं, तो वो मोशन में रहते हैं उनके आसपास के एयर, और उसी आसपास एयर के कारण हमारी वेलोसिटी कम और ज्यादा होती है। तो इस तरह हमारी बॉल वहां पे टॉप स्पिन मारते समय टिप हो रही होगी। ये हमने अपर और बॉटम की स्पिन बताया। उसी तरह आप जब राइट उसके यानी बॉल के इसके आपने यहां पे स्पिन दी, यहां पे, तो यहां पे जब स्पिन दी और बॉल इधर जा, एयर क्या इधर इस तरफ की ओर रोटेशन में होगा, ऐसे से रोटेट कर रहा होगा, और एयर इधर से आ रहा होगा, तो यहां पे ये इधर का रोटेशन और ये क्या हो गया, वेलोसिटी को कम कर दिया, तो इधर का प्रेशर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड का ज्यादा हो गया, तो ये बॉल इधर की ओर ड्रिफ्ट कर जाती है। जब आप उसको टेबल टेनिस बैट को इस तरह करके मारते हो, इस तरह, राइट, तो आप देखोगे
जब आप टेबल टेनिस खेलोगे, जो बॉल को इस तरह करके मारोगे तो बॉल इस तरह आपके यहाँ पे लेफ्ट की ओर जाएगी। राइट गाइस, तो सेम फंडा है, हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल होता है, जो वहाँ बर्नौली इक्वेशन वहाँ अप्लाई होता है, जिससे ये बॉल राइट टर्न होती है, या आप उसे टॉप स्पिन मारते हो तो डिप होती है। उसी तरह आप बैक स्पिन मारोगे तो बॉल जो है ऊपर की ओर फ्लोट करेगी। राइट तो ये छोटी सी बातें हुई जो हमने अभी पिंपल में देखा था। टॉप स्पिन लगने के बाद क्या हो रही है, जब हम वापस रिसीव कर रहे हैं तो मुझे बैक स्पिन मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स हो जा रही है। तो उसको टॉप स्पिन मारने के बाद जो आप अगर नॉर्मल हैं आप मतलब फिर से आप इस पोजीशन में नहीं है कि फिर से उस पर टॉप स्पिन मार सके, तो आप उसे भी चॉप करके रिटर्न करेंगे और फिर वो जो ब्लॉक करेगा तब आपके पास वो टॉप स्पिन आएगी सेकंड चांस में, फिर आप उसे मार सकते हो। जो टेबल टेनिस खेलते हैं वो इसे अच्छे से जानते हैं। राइट गाइस, तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताता हूं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और हमें अभी जो हमारा चल रहा है सीरीज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वहां देखेंगे। लेकिन अभी हम एक वीडियो और बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको स्विंग बताएंगे और रिवर्स स्विंग क्रिकेट बॉल में उसके पीछे फिजिक्स क्या है। स्विंग बॉल, इन स्विंग, आउट स्विंग और रिवर्स स्विंग, इन दोनों में हमारा फिजिक्स इस तरह अप्लाई होता है विद ऑल इक्वेशंस, हम आपको वहां पे बताएंगे। राइट गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।